हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के इस वीडियो में शामिल हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो विकास है वो कौन से सिद्धांत में आएगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, विकर्णीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत को, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को, या फिर सोपानी विकास के सिद्धांत को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को। यह विकास जो है केंद्र से परिधि की ओर विकास को क्या करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर ऑप्शन है हमारे पास, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है प्रमुख स्थान जो है स्कूली जो है बच्चों का होता है। मतलब समाजीकरण के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या प्रमुख होना चाहिए, स्कूल में बच्चों का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब एक समूह से जुड़कर आप उन्हीं की तरह जो है वेशभूषा धारण धारण कर रहे हैं, तो वह किस में आएगा। पहला है समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर समूह की अनुरूपता का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समूह की अनुरूपता का। यदि हम उन्हीं के जैसा पोशाक धारण कर रहे हैं तो वह समूह की अनुरूपता होगी, हम उसी के अनुरूप ढलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस अवस्था के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त हो जाती है। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा, जो चार अवस्थाएं दी हुई हैं उनमें से कौन सी अवस्था में हो जाता है। हमारा है पहला संवेदीगामक अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, मूर्त परिचालन अवस्था, या फिर औपचारिक परिचालन अवस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था में वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जो है बच्चों में हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है ना, ये बताना है हमको को खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयीन शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक जो है केंद्र अवस्था में रहता है और जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी योजनाएं बनती हैं वो बालक के लिए बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। खालिस्तान महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कितने महीने की आयु में वो जो है शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाना चालू कर देते हैं, ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 24 से 30 वर्ष, 24 से ये माह है, 12 से 18 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह और 30 से 36 माह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 माह के बीच। मतलब 1.5 से लगभग 2 साल के बीच में है जो बच्चा शब्दों से वाक्य बनाना जो है शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑप्शन है हमारे पास, गेल्टॉन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या फिर टर्मन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न के द्वारा। ठीक है, बुद्धिलब्धि जो है इसकी अवधारणा किसने दी है, स्टर्न ने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी में एक सवाल ये भी बनता है कि बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया है। यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो रचनात्मकता है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है, ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास, द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, या फिर विविध सोच। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विविध सोच। रचनात्मकता के लिए किसकी अवधारणा होनी चाहिए, विविध सोच की अवधारणा हो सकती चाहिए, है ना। जब बहुत सोच के विभिन्न तरीके होंगे तभी क्या हो सकता है, बच्चे में रचनात्मकता हो सकती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजन इसके खालिस्तान नियमों में निर्दिष्ट है। ठीक है, भाषा को स्वीकार करना और ध्वनियों का संयोजन किस में निर्दिष्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ध्वनि संबंधी नियमों में क्या होगा? निर्दिष्ट होगा। ये सभी किस में शामिल हो जाएंगे? ध्वनि संबंधी नियमों में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। सोचने की प्रक्रिया जो है किसी भाषा से कैसा है? प्रभावित है। भाषा के प्रभावित होने से हमारे सोच की प्रक्रिया चल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है भाषा निर्धारित, है ना। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि लक्षणों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर खराबी के कारण के बारे में परिकल्पना का परीक्षण करके उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, वह किसका उपयोग कर रहा है? मतलब अपने अनुभवों के आधार पर जो खराब हो चुका है उसके बाद जो उसको क्या कर रहा है? सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अनुमानी विधि। मतलब अपने अनुमान से जो चीज़ें खराब हो चुकी है उसको वह सुधारने का, मरम्मत करने का क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीय विस्तारक विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, है ना। वो क्या कर रही है? छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर रही है? कार्य को बांट रही है और आसान बना लेती है। तो वो किस में आएगा? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? सामाजिक लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि कि पुरुष और महिला उनकी कार्य का निर्धारण कैसा होगा, उनकी भूमिका का निर्धारण कैसा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेटिंग संचयन प्रणालियाँ खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो ये है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना। मतलब जो सीख रहा है उसके, अगर हमको आकलन करना है कि वो कैसा सीख रहा है, क्या कर रहा है ना, कितना सीख रहा है, ये हम इसी से सीख सकते हैं। उसकी गणना की एक प्रकार की क्या है? विधि है कि अधिगमकर्ता किन उपलब्धियों को हासिल कर चुका है। ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है? ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन, यदि हम अंक दे रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, उनको कोडिंग कर रहे हैं, मतलब हम उनका क्या कर रहे हैं? सीखने की उपलब्धि का क्या कर रहे हैं? आकलन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, अधिगमकर्ता की मूल्यांकन का उपलब्धि का मूल्यांकन किससे होगा? प्रशिक्षण, जैसे कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? शिक्षण अधिगम के लिए क्या करते हैं? जिन विधि का उपयोग कर रहे हैं वो कितना प्रभावशाली है, इसका भी हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों सभी जानते हैं समावेशी शिक्षा में क्या होता है? हम बच्चों को समान अवसर प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, समता एवं समानता का अवसर। बच्चे को हम समावेशी में क्या करते हैं? समानता का अवसर प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया है। मतलब कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2016 में अधिनियमित किया गया है। ठीक है, मतलब दिव्यांग व्यक्तियों को जो अधिकार के लिए अधिनियमित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं वो कहाँ बना है? 2016 में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को शिक्षकों वाले स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, अपनी विविध सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। कौन से शिक्षकों से पढ़ाना चाहिए उनको? मतलब ये है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके ऐसे शिक्षकों को जो हमने क्या किया है? प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे शिक्षकों से हमको क्या करना है? पढ़ाना है उनसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मतलब ये बताना है कि 2009 जो है 2009 में दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए जो बनाया गया है कौन से वर्ष तक लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मतलब 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। मतलब अधिगमकर्ताओं के लिए जो सीख रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्रियां क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब उससे क्या होगा, तो इसका है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। मतलब सीखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके जितने भी आवश्यकताएं होंगी हम उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि खाली स्थान में अंतर्निहित हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान बोधक। संज्ञान बोधक में क्या है, ये सभी चीज़ें निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, किस में आएगा, मूर्त सोच में आएगा। बच्चा जो है अपने अनुभवों के आधार पर क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो जितने भी सोच विचार होते हैं, जब बच्चा सोचने लग जाता है तो कौन सी अवस्था में आ जाता है, मूर्त अवस्था में। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, मूर्त सोच में आ जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, मूर्त सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को खालिस्तान कहा जाता है। मतलब उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे और उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की जो विधि होगा उसे क्या कहेंगे हम, विभेदी अनुदेशन। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, विभेदी अनुदेशन जो है इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुरक्षण सीखने का विशिष्ट चरण है जो सीखने के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। अनुरक्षण है ना दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है अनुरक्षण सीखने का विशिष्ट चरण कौन सा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्यीकरण। इसके पूर्व जो आता है अनुरक्षण सीखने के पूर्व, वो किस में आता है, सामान्यीकरण का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भावना होते हैं, वो दोनों कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इनका मानना क्या है कि संज्ञान मतलब बुद्धि और भावना ये दोनों कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, इनका दोनों का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, ये एक दूसरे से कैसे हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षा की खालिस्तान विधि का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरूपण विधि का क्या कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है, सतर्कता को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। मतलब वे क्या कर रहे हैं, निर्णय लेने वाले बच्चे जो हैं समस्या का पहले विश्लेषण कर रहे हैं, विकल्पों की सूची बना रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, वो एक प्रकार से सतर्क हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का क्या करता है, वो मूल्यांकन करता है, क्योंकि वो समस्या सुधारक बच्चा है। ठीक है, समस्याओं को समझकर क्या कर सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, कार्य को करते समय क्या हो रहा है, स्वयं जो है आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहा है। तो किस में आ जाएगा, वो उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ये जो कार्य है उसी के अनुसार है, उसी के अनुरूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि
में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य और स्पर्श खालिस्थान संवेदना का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गतिबोधक। गतिबोधक संवेदना का क्या किया जाएगा, एक साथ प्रयोग किया जाता है, किसमें, दृश्य श्रव्य और स्पर्श में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारियों के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।